हर्षद मेहता बेंचुद है कौन? कुछ लोग और सीरीज़ हमेशा याद रह जाते हैं क्योंकि वो आइकनिक होते हैं, जैसे स्कैम 1992 सोनी लिव ओरिजिनल्स की सीरीज़ जिसकी IMDb रेटिंग है 9.55 आउट ऑफ 10, जो कि इंडिया का मोस्ट लव्ड शो बन चुका है, जिसमें मेन रोल प्ले किया है प्रतीक गांधी ने। ऑब्वियसली उन्होंने हर्षद मेहता का रोल प्ले किया है और म्यूज़िक बहुत ही आउटस्टैंडिंग है जो कि अचिंत ने बनाया था। और उन्होंने अपनी वीडियो जब यूट्यूब पर डाली तो सिर्फ 1 महीने में उसका व्यू हो गया था 4 मिलियन। और दूसरे म्यूज़िक्स भी अचिंत ने ही बनाया है, लेकिन लास्ट म्यूज़िक मत कर माया को अहंकार रिटन एंड संग बाय नीरज आर्यास कबीर कैफ़े टीम, जो कि अनदर मास्टरपीस है, बहुत आउटस्टैंडिंग म्यूज़िक। ये जो सोनी लिव ओरिजिनल्स की जो सीरीज़ थी वो बेस्ड थी सुचिता दलाल और उनके हस्बैंड देबाशीष बासु की बुक द स्कैम, हु वॉन, हु लॉस्ट और हु गॉट अवे पे। आपको अभी पता चलेगा कि हु वॉन, हु लॉस्ट एंड हु गॉट अवे। स्कैम को सामने लाने का रोल था सुचिता दलाल का। सीरीज़ में ये रोल प्ले किया है श्रेया धन्वंतरी जी ने और बहुत अच्छा निभाया है इस रोल को। सुचिता दलाल द टाइम्स ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल एडिटर थी उस समय। शी वॉज ऑल्सो ए रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड, बीइंग अ आउटस्टैंडिंग जर्नलिस्ट। उन्होंने सिर्फ स्कैम 1992 को ही नहीं, बड़े दूसरे स्कैम्स भी सामने लाए, जिसमें से है 2001 केतन पारेख स्कैम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्कैम एंड एनरॉन स्कैम। गुड लक, चेंज द वर्ल्ड। कोशिश तो करूँगी। अप्रैल 1991 को सेंसेक्स का भाव था 1250 और अप्रैल 1992 ठीक 1 साल बाद सेंसेक्स का भाव हो गया 4467, जो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स था। और जनवरी 1992 में भाव था 2300 और अप्रैल आते आते वो भाव 4467 हो गया, जो कि हो गया जस्ट डबल। नई गवर्नमेंट आई थी PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट, तो वो सोच रही थी फाइनेंशियल वर्ल्ड में उसने जो नए रिफॉर्म्स लाए हैं उसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन असलियत कुछ और थी। स्टॉक मार्केट में स्पेक्यूलेशन चल रहा था, जो कि चल रहा था हर्षद मेहता और दूसरे ब्रोकर्स, जिसमें और भी लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें था बैंक, NBFC और बहुत सारे लोग। हर्षद के कुछ फेवरेट स्टॉक्स थे, बट हिज मोस्ट फेवरेट स्टॉक ACC एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, जिसका दाम था 200 रुपये पर शेयर और सिर्फ 3 महीने में इसका दाम हो गया था 9,000 रुपये, यानी कि 4400% का रिटर्न, जिसे जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे बोला रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी। यानी कि कोई कंपनी अगर आज शुरू हो रही है और उसे 10 साल बाद शुरू किया जाता है तो उस कॉस्ट में जो डिफरेंस है उसको कैसे समझाया जाए, तो उन्होंने कहा इसे कहा जाता है अपने अकाउंट में पड़ा पैसा उसने शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। सिस्टम स्लो था और ये पैसा कभी कभी ब्रोकर्स के अकाउंट में 10-15 दिन तक पड़ा रहता। इसे अपने फंड्स की तरह यूज करके हर्षद किसी भी स्टॉक का भाव चढ़ा सकता था। बहुत लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए गवर्नमेंट की 1991 में पॉलिसी लाई गई थी, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसका नाम था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि गलत थी। किसी भी पॉलिसी की वजह से मार्केट के इतने पॉइंट्स नहीं बढ़ेंगे। बाइंग ऑर्डर्स कौन दे रहा है? LIC, UTI, अंबानी, कौन खरीद रहा है? पक्का नहीं कह सकते, लेकिन वो हर्षद है, वो मूड में था, आजकल बहुत खरीद है। बात करी जाए लाइफस्टाइल की, तो बहुत लोगों का मानना है कि इनका स्कैम इसलिए भी सामने आया क्योंकि इनकी इतनी लेविश लाइफस्टाइल थी, जो कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की तब नहीं होती थी। बात करी जाए इनकी गाड़ियों की, तो इनके पास 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ी थी। इनके पास 29 गाड़ियाँ थी, जिसमें से एक थी लेक्सस 400, जिसको इनके कॉम्पिटिटर अजय केडिया ने पहले ही खरीद लिया था 30 लाख में, लेकिन उनसे वो गाड़ी छीनने के लिए हर्षद मेहता ने पे किया 40 लाख रुपए ताकि वो गाड़ी उससे वो ले सके। बात की जाए इनके घर की, तो इनके पास टोटल 9 हाउसेस थे, जिन्हें मिला के इन्होंने एक 15,000 स्क्वायर फीट का बड़ा घर क्रिएट किया, जिसमें मिनी गोल्फ कोर्स था, मिनी थिएटर था, पूल था एंड व्हाट नॉट, जिसको कि बाद में अशोक समानी नाम के स्टॉक ब्रोकर ने खरीद लिया।
बीइंग अ साइंस स्टूडेंट बहुत टफ होता है समझना समझाना ये फाइनेंशियल नॉलेज को, लेकिन मैंने ट्राई कर रहा है सीखने की और आपको भी सिखाने का ट्राई करूँगी। तो देखिए कैसे हुआ फ्रॉड। ये बैंक ए है, ये बैंक बी है। बैंक बी को पैसा चाहिए और वो ए से मांगेगा। बैंक बी बोलता है ए भाई मुझे लोन दे दे यार, 100 करोड़ चाहिए। तो ये बोलता है ठीक है दे दूंगा, लेकिन मुझको क्या मिलेगा। तो इसने बोला अरे सुनो मेरे पास ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, तो तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले लो, 15 दिन में मैं तुम्हें अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस ले लूँगा और 100 करोड़ रुपए तुम्हें वापस दे दूंगा। तो कहता है ओके। इसने दे दिया इसको, 15 दिन हुए, इसने इसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस की और 100 करोड़ का इंटरेस्ट के साथ इससे पैसे वापस ले लिए। सिंपल। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि बीच में स्टॉक ब्रोकर्स भी पड़ सकते थे बैंक ए और बैंक बी के बीच में। तो मान लीजिए मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ, मैंने बी से बोला सुनो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मुझे दो, मैं तुम्हारे पैसे लाना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने इससे सिर्फ सिक्योरिटीज़ नहीं ली, BR ले लिया, सिर्फ बैंक रिसीट ले ली। मैंने बैंक रिसीट इसको दी, इसने पैसा दिया मुझे, मैंने इसे दे दिया। ठीक है, तब तक जब तक सेटलमेंट का टाइम नहीं आता मेरे अकाउंट में पैसे रहेंगे। ठीक है, ओके जी। इसमें फ्रॉड कहाँ से हो गया? फ्रॉड तब हुआ जब हर्षद मेहता ग्रीड में फंस गए और उन्होंने बोला बैंक बी से, बैंक बी तुम्हारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम फेक BR बनाओ। तो ये बैंक डर गया, अरे पकड़े जाएंगे। लेकिन इन्होंने इसको आश्वासन दिलाया कि नहीं आप नहीं पकड़े जाएंगे, आप फेक BR बनाइए। फेक BR से क्या फ़ायदा हुआ कि टाइम ज़्यादा मिल जाता था स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए मुझे, हर्षद मेहता को। तो मैंने इससे फेक BR लिए, इसको फेक BR दिखाया, इसने मुझे पैसे दिए, मैंने स्टॉक मार्केट में लगाया। 15 दिन बाद जब सेटलमेंट का टाइम आया तो वो पैसे ऑब्वियसली बढ़ गए और मुझे फ़ायदा हुआ, बैंक्स को भी फ़ायदा हुआ। अब बैंक को क्या ज़रूरत थी हर्षद मेहता के साथ डील करने की? बैंक को ये ज़रूरत थी कि उस समय जो यहाँ के बैंक्स थे, जो नेशनलाइज बैंक थे, वो काफ़ी ख़राब हालत में चल रहे थे क्योंकि उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ही 40% थी। तो जब हर्षद मेहता जैसे स्टॉक ब्रोकर्स उनका फ़ायदा करा रहे थे तो वो इस लालच में फंस गए और अपना फ़ायदा कराने लग गए। लालच में फंसना ठीक है, लेकिन जब आप फेक BR बनाने लगे, गलत काम करने लगे, तो ये गलत था। इसी समय बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, 20 से 30%। बैंक काफ़ी घाटे में चल रहा था, इसीलिए उसने हर्षद मेहता जैसे ब्रोकर से डील की। जब हर्षद मेहता फेक BRs के थ्रू बैंक बी और बैंक ए में ट्रांजैक्शन करने लगा तो सिर्फ ये बैंक ए और बैंक बी में नहीं, इसके मल्टीपल बैंक थे, CDEF। तो जब इतने मल्टीपल ट्रांजैक्शन इरेगुलरली होने लगे तब लोगों का ध्यान गया कि इतने ज़्यादा इरेगुलर ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं। और उस समय कंप्यूटराइजेशन तो बिल्कुल था ही नहीं, सब कुछ बुक अकाउंट में नोट करना पड़ता था, इसलिए प्रोसेस बहुत ही स्लो था, इसलिए चीज़ें सामने आने में बहुत टाइम लग गया। इवन PDO पब्लिक डेट ऑफिस में जो SGL अकाउंट्स बनते थे उसको भी हाथ से ही नोट किया जाता था, कोई भी ओवर राइटिंग करके उसे बदल सकता था। और वो बैंक्स जिसको हर्षद मेहता ने बोला कि फेक BR बनवाओ, उनका नाम था ये दोनों बैंक्स इस स्कैम के बाद बैंकक्रप्ट हो गए क्योंकि इनकी लायबिलिटीज ज़्यादा हो गई और एसेट्स कम हो गए। जब स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस लगा के स्टॉक की वैल्यूज़ बढ़ाई जा रही थी, यानी कि बुल रन चल रहा था, उसी वक्त हर्षद मेहता SBI के चक्कर लगा रहे थे अपनी लेक्सस 400 में। तो जब लेक्सस 400 SBI के बाहर खड़ी होती थी तो बहुत लोग देखने आ जाते थे। तो यही ड्रॉ किया अटेंशन कि बार बार SBI के बाहर लेक्सस क्यों खड़ी हो रही है। तो सुचिता दलाल को टिप मिली कि SBI के अकाउंट से 500 करोड़ रुपए गायब हैं। तो ऑन हर गट फीलिंग उन्होंने एक आर्टिकल छाप दिया टाइम्स ऑफ इंडिया में 23 अप्रैल 1992 को, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक हो गया कि हर्षद मेहता इज़ अ लायर, हर्षद मेहता इज़ अ फ्रॉड, जिसकी वजह से मार्केट गिर गया, बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश हो गया। गिरा ना, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया,
जब इतना पैनिक बिल्डअप होने लगा तो 30 अप्रैल 1992 को जानकी रमन कमेटी बनाई गई। जानकी रमन जी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, जिन्होंने मामला सामने लाया कि 4024 करोड़ का स्कैम हुआ है। लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे किया? प्रॉब्लम एक्सपोजर मेथोडोलॉजी से। जब जानकी रमन कमेटी ने बताया कि बैंक एंड फाइनेंशियल लॉसेस हैं 4024 करोड़ और प्रॉब्लम एक्सपोजर मेथोडोलॉजी से बताया कि इसे मार्केट से वापस से रिकवर नहीं किया जा सकता, तब ही लोगों का गुस्सा बढ़ गया और उन्हें जानना था कि और कौन कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। तो तभी अगस्त 1992 को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई और जून 1992 में एक कस्टोडियन अपॉइंट किया गया और स्पेशल कोर्ट बनाया गया जिसमें स्कैम के बारे में सुनवाई होती थी। और एक जो कस्टोडियन था वो स्कैमस्टर्स की जो भी मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स हैं उन्हें अटेस्ट करने की जिम्मेदारी दी गई। आपको पता है उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आई एम नॉट गोना लूज माई स्लीप ओवर सम अप्स एंड डाउन्स ऑफ शेयर मार्केट। उसके बाद कुछ ही दिन बाद पार्लियामेंट में बोलते हैं कि बैंक अकाउंट से लेके पैसे बहुत ज़्यादा स्टॉक में डाले जा रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जब जेपीसी की रिपोर्ट दिसंबर 1993 में सामने आई तो बहुत शॉकिंग फैक्ट सामने आए, जैसे कि आरबीआई की डायरेक्ट सब्सिडरी नेशनल हाउसिंग बैंक भी इन्वॉल्व थी इस स्कैम में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व थे, बहुत सारे मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे, बैंक इन्वॉल्व था, एनबीएफसी इन्वॉल्व थे। तभी इतना बड़ा स्कैम हो पाया है। सिर्फ एक इंसान की वजह से इतना बड़ा स्कैम हो भी नहीं सकता था। बाद जब इतने बड़े डेटा सामने आए तो एसबीआई के चेयरमैन का 3 महीने का टेन्योर बचा होने के बाद भी उन्हें लीव पे भेज दिया गया। एनएचबी के चेयरमैन ने रिज़ाइन कर दिया। यूको बैंक के चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया गया। उसके अलावा एक बहुत चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स भी इन्वॉल्व थे उस समय, पी चिदम्बरम, और उनकी वाइफ इस स्कैम में इन्वॉल्व थे। इसीलिए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया। उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने भी दिया था रेजिग्नेशन, लेकिन उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि मनमोहन सिंह। इसके बाद जेपीसी ने रिकमेंड किया कि इतना बड़ा लॉस है तो कहाँ गया पैसा, इसके बारे में पता लगाओ। तो आईडीजी नाम से एक संस्था बनी जिसका पार्ट था सीबीआई, आरबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दिसंबर 1993 में बना, 1995 दिसंबर में रिपोर्ट आई। इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था कि लोगों ने गिव अप कर दिया कि छोड़ो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हर्षद मेहता और उनकी फैमिली पे 72 क्रिमिनल केसेस और 600 सिविल सूट्स लगाए गए, जो कि बहुत ज़्यादा है। हर्षद मेहता की डेथ के बाद ये जो क्रिमिनल केसेस थे वो तो हटा लिए गए, लेकिन बहुत सारे जो सिविल केसेस थे वो नहीं हटाए गए। उनके भाई अश्विन मेहता और वाइफ ज्योति मेहता जिसे लड़ते रहे और वो इतने परेशान हो गए थे, अश्विन मेहता, जैसे कि मैं परेशान हो गई हूँ कुकर की सीटी से। मैं इतने परेशान हो गए थे कि खुद लॉयर बन गए और खुद उन्होंने वो केसेस उठाए और सॉल्व किए। जेल से आने के बाद हर्षद मेहता ने हायर किया बहुत नामी फेमस एडवोकेट राम जेठमलानी को, जिन्होंने बोला कि अगर इस स्कैम को, वैसे तो किसी भी स्कैम को ह्यूमन नेम नहीं दिया जाता है, बट अगर देना हो तो इट्स नॉट अ हर्षद मेहता स्कैम, इट्स पीवी नरसिम्हा राव स्कैम। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? इसलिए बोला कि हर्षद मेहता क्लेम करते हैं कि उन्होंने 77 लाख या फिर 1 करोड़ की ब्राइब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट को दिया था जब हैदराबाद में इलेक्शन हो रहा था, जिसको बाद में पीवी नरसिम्हा राव ने ऑब्वियसली बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कोई इतनी बड़ी एलिगेशन पीएम पे तो नहीं लगा सकता। तो बाद में इस चीज़ को वापस हर्षद मेहता ने भी नहीं लिया, क्योंकि एक इंसान कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आसपास के लोग ने भी सेम स्कैम किया है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हैं, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी एक को ही सारी सज़ा काटनी पड़ रही है। उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अटेस्ट कर लिया गया। इज़ इट फेयर? स्कैम 1992 के बाद क्या रिफॉर्म्स लाए गए कि अब ऐसे बड़ा स्कैम वापस से ना हो? देखिए, सिस्टम में अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स ज़रूर से लाए गए हैं, जैसे कि सेबी।
उस समय वो उस स्टैट्यूटरी नहीं थी, अब है। अब ये दंड दे सकती है, पनिशमेंट दे सकती है अगर कोई स्कैम होता है तो। उसके अलावा बदला सिस्टम होता था, एक सिस्टम ट्रेडिंग में, उसमें जिसका भी बुलिश व्यू है, मतलब बुल व्यू है, तो वो बिना पैसे मार्केट में ज़्यादा लगाए बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकता था। वैसे जिसका बेरिश व्यू है वो भी वैसे ही कर सकता था। तो बदला सिस्टम को हटा दिया। हर्षद मेहता ने बहुत छोटे से शुरुआत किया, वो बीकॉम किया उन्होंने, और उसके बाद होजरी बेचने तक का काम किया, और सेल्स मार्केट न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में भी एक जॉबर के रोल पे वो रहे। उसके बाद 1980 में उन्होंने अपना कदम स्टॉक मार्केट में रखा, और 1986 में वो बीएससी का बच्चन कहलाए। और कोई बच्चन हो और उसकी सेकंड इनिंग्स ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे कि अमिताभ बच्चन की सेकेंड इनिंग्स केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के थ्रू हुई थी, वैसे ही हर्षद मेहता अब लोगों को लीगल एडवाइसेस देने लगे थे, फाइनेंशियल एडवाइसेस देने लगे थे। तो क्या हुआ ऐसा कि उनको फिर से जेल भेजा गया। उनके पार्टनर ने, जब कस्टोडियन अटेस्ट कर रहा था उनकी प्रॉपर्टीज़ और जो मना कर रहा था कि अब कोई पैसे नहीं लगाना है, तो उसमें से 300 शेयर्स इनके पार्टनर ने बेनामी कंपनी को बेच दिए, जिसकी वजह से हर्षद मेहता को वापस से जेल में जाना। हमें क्या सीखना चाहिए हर्षद मेहता से? पहला, कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग एबिलिटी। वो हमेशा रिस्क लेते रहते थे। जैसे कि सिर्फ वो स्टॉक मार्केट में ही रह सकते थे, लेकिन वो मनी मार्केट में भी आए, उन्होंने रिस्क लिया। और उसके अलावा उनका काम का उनको इतना पैशन था, हम उनसे पैशन सीख सकते हैं। उन्होंने ही डेयर टू ड्रीम, ही वॉज अ स्मॉल मैन हु डेयर टू ड्रीम बिग। और इससे भी ज़्यादा उनके अंदर परसिवरेंस था, पेशेंस था, कि उन्होंने अपना नाम इतना बड़ा बनाया। अब हमें उनसे क्या नहीं सीखना चाहिए? उनके भाई हमेशा उनसे कहते रहे कि तू गलत कर रहा है, और लोग भी कहते रहे कि बहुत ज़्यादा ग्रीड अच्छी नहीं है और तुम कहाँ से पैसे ले रहे हो, ये सही नहीं है। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। हमें हमेशा जो अपने आसपास लोग हैं जो हमारे अच्छा ही चाहते हैं, उनकी बात हमेशा सुनते रहनी चाहिए, समझते रहनी चाहिए। उसके अलावा ग्रीड में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए, पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। और सितंबर 1999 में जब ये जेल में गए, इनको 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई, और उसके बाद दिसंबर 31 को कार्डियक अरेस्ट से इनकी मौत हो गई हॉस्पिटल ले जाते। लोगों का तो ये भी कहना है कि शायद वो उनकी डेथ ना होती, लोगों ने ले जाने में लेट कर दिया, लेकिन क्या सच है क्या नहीं पता। इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या रहा? मेरे और मेरी फैमिली के अलग अलग व्यूज हैं। एक तरफ मैं हूँ, मेरे बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, और एक तरफ मेरी फैमिली है जो हमेशा टोकती रहती है, अब क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। और अब इन सब केसेस की वजह से उन्हें बोलने का एक और मौका मिल गया। बट यू सी, नाउ आई सी अ पॉइंट इन व्हाटएवर दे आर सेइंग। बियॉन्ड अ फ्यू करोड़ आई डोंट नीड मनी। गुजराती हूँ, गणित गजब का है मेरा, और मैं जानता हूँ कि पैसों को पकड़ के नहीं रखा तो उसे शनि बनते देर नहीं लगती। It starts giving you negative impact rather than positive. And I don't want to pass this poison to my son. ये सच है कि पैसा पॉइजन बन सकता है।